हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। आज के दिन हम इस वीडियो को स्पेशली एक दो कमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले जिसकी वजह से मुझे लगा इस वीडियो को बनाने की काफी ज्यादा जरूरत होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएमई आईपीओ का काला सच सामने रखने वाले हैं। किस तरीके से एसएमई आईपीओ फ्रॉड करते हैं और वहां पर हम जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और हमें बाद में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिटेल में जाकर हम एसएमई आईपीओ में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है और ऐसे में अगर हम फंस गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली जो मेरे पास कमेंट देखने को मिला था उससे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आज के दिन देखने को मिला कि इस आईपीओ की लिस्टिंग होती है 5% नीचे और रोज डाउनवर्ड चार्ट जा रहा है। क्या करना है इसका? होल्ड करना है तो कितने टाइम तक करना है? सबने कहा था जे आईपीओ कमा के देगा पोर्टफोलियो में। ध्यान से सुनना, सबने कहा था कि जे आईपीओ कमा के देगा पोर्टफोलियो में, होना ही चाहिए। इसने तो उल्टा जेब से लगवा दी। मैं यहाँ पर आपकी बात नहीं करूंगा, जीत भाई साहब ने भी ये कमेंट किया है। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंस जाते हैं, और इस आईपीओ की बात नहीं कर रहा, इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक होने वाले, स्पेशली एसएमई आईपीओ में, जहां पर काफी लोग फंसे हुए हैं। तो मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं लगी। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे और भी लोग होने वाले हैं। देखो, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम यहाँ पर कंपनी को प्रॉपरली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बट कभी भी हम ये नहीं कहते, या कोई कहता है तो मुझे नहीं मालूम, बट स्पेशली मैं तो कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये आईपीओ या ये कंपनी चाहे कोई भी हो बिल्कुल ही सस्ती आ रही हो, कुछ भी चल रहा हो, जहां पर हमें 99.98% भी उम्मीद होती है कि ये हमें लिस्टिंग इन देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें कम से कम 5% प्रोबेबिलिटी हमेशा देनी पड़ती है कि हमें रिस्क रहेगा। मार्केट में कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे हुआ, कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, जिसकी न्यूज हमें बाद में देखने को मिलती है, तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर दिक्कत देखने को मिलेगी, उसकी वजह से हमें लिस्टिंग गेन पर इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है वहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का आईपीओ आया था, जो एक दो शोरूम थे जिसके वो अपना आईपीओ लेके आई थी। ऑलमोस्ट 12 करोड़ का साइज था, जहां पर 8 लोग एम्प्लॉय कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने 12 करोड़ रेज करना था, जिसके ऑपोजिट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4500 के करोड़ का करीब का रुपीस रेज हुआ था। और स्पेशली अगर आप इसका जीएमपी देखोगे ना, अच्छा खासा जीएमपी 90% के करीब का हमें देखने को मिल रहा था। बट हुआ क्या? आईपीओ लिस्ट होने से पहले, क्लोजिंग होने के बाद, वहां पर ये आ गया न्यूज में, और वहां पर हमें इस कंपनी में काफी ज्यादा न्यूज देखने को मिल गई, काफी ज्यादा रूमर्स फैलने लग गए। इनफैक्ट न्यूज छोड़ो, काफी ज्यादा रील्स भी हमें देखने को मिलने लग गई, जहां पर कि किस तरीके से एक छोटा सा शोरूम जहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं, उसके पास भी 4500 करोड़ रुपए का लोग फंड दे रहे हैं। क्या रिटेलर्स के पास इतना ज्यादा फालतू पैसा आ रहा है कि वो बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं? जो मर्जी हो, कंपनी जैसी मर्जी हो, आप अभी भी इस आईपीओ की भी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, जो हर आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आपको मिल जाती है, आप वहां पर कभी भी चेकआउट कर लीजिएगा। हम सिर्फ वहां पर कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस नहीं देते। कंपनी के पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पॉइंट्स तक हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, क्योंकि हमारा खुद का डिसीजन होता है, हमारा रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, तो वहां पर इस कंपनी में दिक्कतें आई। हालांकि हमने अप्लाई नहीं किया था, आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया गया था, और वहां पर कहाँ पर ये आईपीओ खुला है, लिस्टिंग तो छोड़ो, वहां पर हमें आई थिंक डिस्काउंट में देखने को मिला था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, बट इसी जैसा एक और आईपीओ हमें बाद में देखने को मिला सेम सेगमेंट का, बाइक हो टेक, जिसके बारे में हमने पहले ही डिटेल में स्टडी कर लिया था कि जिस तरीके से रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का आईपीओ है, सेम आईपीओ इसी सेगमेंट से होने वाला है। अब इस आईपीओ में क्या होगा सिनेरियो, और इस आईपीओ में तो हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% के करीब का डिस्काउंट देखने को मिल चुका था। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, 27% के डिस्काउंट पर ये आईपीओ ओपन हुआ था। अब बात ये आती है कि अब हम करें तो करें क्या? जो हो गया सो हो गया, हम तो फंस गए हैं। अब हमारा पैसा जहां से रिकवर कैसे होगा? तो उस पॉइंट को ना समझने से पहले एक चीज समझिएगा। एसएमई कंपनी होती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी। लेट्स से आप कोई भी काम करते हो, लेट्स से कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरी एक शॉप है या मेरा एक बिजनेस चल रहा है। लेट्स से कि चलो मेरा कोई एसी वगैरह का शोरूम है, जहां पर मैं एसीस वगैरह बेचता हूँ, एसीस के साथ लैपटॉप्स वगैरह हर चीज बेचता हूँ।
क्योंकि ये मैंने एक दोस्त का बिजनेस उठाया है, वहां पर हमारी डिस्कशन भी हो रही थी समथिंग आईपीओ के रिलेटेड, तो उस वजह से मैंने उसी को उठा लिया। तो वहां पर जब हमने इस चीज को मुद्दा उठाया तो हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि अगर तुम अपना आईपीओ लेके आते हो तो कल को तो तुम जो भी तुम्हारे पास कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि जनरली हमारे दुकानदारों के पास या बिजनेसमैन के पास, बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, हम छोटे बिजनेसमैन है, तो वहां पर जनरली हमारे पास रिटेलर्स आते हैं। रिटेलर्स भी कौन से आते हैं? आप एसी लेने गए, आपने एक एसी लगवा लिया, क्या आप आने वाले 2 सालों में 3 सालों में कोई नया एसी लोगे? नहीं ना। तो वहां पर चलता फिरता ग्राहक आता है। कहने का मतलब एक बंदा आया, फिर उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई और वो हमेशा के लिए चला गया। फिर कोई नया कस्टमर आया, उसने अपनी शक्ल दिखाई, एक बार अपना ऑर्डर पूरा किया, निकल गया। तो ऐसे में जैसे मैंने इस एसएमई कंपनी का आईपीओ लाया, या फिर मेरे पास जो ये बिजनेस चल रहा था हमने लिस्ट करवा लिया, और जैसी ये कंपनी लिस्ट हुई मेरी, अब मैंने उसी के सामने लेट से एक और कंपनी खोल दी अलग नाम से। तो ये मेरी मान लो कि एस कंपनी के नाम से थी, जो मैंने एस एम के नाम से एक नई कंपनी खोल दी। अब जो मेरा चलता फिरता ग्राहक आ रहा है, क्या मैं उसको यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता हूँ? तो मेरी उससे रेवेन्यू में फर्क पड़ गया, मेरी उससे सेल में फर्क पड़ गया। तो ये कंपनी तो मेरी ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो चुकी है, बट जहां से मैं अच्छा खासा फंड रेज कर चुका हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही क्या है? जहां पर तो कौन फंस गया? रिटेलर्स फंस गए, हम जैसे लोग फंस गए। इसीलिए ही जब भी हम कोई भी एसएमई कंपनी अप्लाई करते हैं तो हमारा मोटो क्या होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है, हमें वहां पर लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है किसी भी सिनेरियो में। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनी ऐसा करती हैं, बट मोस्टली कंपनीज का सिनेरियो यही होता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर कोई मेन लाइन कंपनी है, उसका अच्छा खासा नाम हो चुका है, वो जल्दी जल्दी ऐसे कार्ड नहीं करेगी। क्योंकि वहां पर लेट्स से कि अभी बजाज का आईपीओ है, क्या बजाज ऐसा सिनेरियो नहीं कर सकता है? बट वहां पर उस बंदे की जो इमेज बनी हुई है, उस बंदे की जो रेपुटेशन बनी हुई है, क्या वो बंदा अपनी उस रेपुटेशन को एक छोटी सी चीज के लिए अपनी जिंदगी भर की इज्जत को नीलाम कर देगा? जहां पर तो कोई एसएमई कंपनी आई, हम तो जानते भी नहीं है कौन नहीं, कौन पर्सन है, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जब उसे पूरा इंडिया जानता है, या फिर कोई वेल स्टैब्लिश मेनलाइन कंपनी है जहां पर उसके काफी ज्यादा कस्टमर्स होने वाले हैं, तो वहां पर उसकी इमेज को फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मेन लाइन में ऐसे सिनेरियो काफी ज्यादा कम होते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए एसएमई कंपनीज में हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का होता है। अदरवाइज हम काफी गंदे वाला फंस जाते हैं और वहां पर वो स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। चलो, एक तो ये पॉइंट हो गया डिस्कस करने लायक कि चलो ये हमने क्यों डिस्कस किया, ताकि हम एसएमई आईपीओ की माइंडसेट गेम को समझे, ताकि हम जहां पर अगर फंस भी चुके हैं ना, एटलीस्ट हम आगे तो ना फंसे। एक बार गलती की है, दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती खाकर ही इंसान सीखता है। कोई बात नहीं, हमें लॉस हो रहा है, हम बियर कर लेंगे, बट कम से कम एटलीस्ट हम सेम गलती की वजह से वो लॉस ना करें। तो सेकंड जो सिनेरियो हमारे पास आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा हम कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को डिस्कस करते हैं, तो वहां पर जनरली हम कहते हैं कि इस कंपनी का जो भी जमीन होने वाली है, जहाँ ऑफिस होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है, खुद की नहीं होती, लीज पे ली होती है। लीज का मतलब हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, उन्होंने किराए पर ली है वो जमीन को, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, वहां पर टाइम पीरियड लिखा होता है जिसे हम स्टडी करते हैं। तो वहां पर मान लो कि मेरी कंपनी है, लेट्स से कि मेरी इंफ्रा की कंपनी है, या फिर मेरी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, हम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी लेके चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी किसी भी सेगमेंट से हो सकती है। अब वहां पर मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पर मैं जो भी मेरा काम है वहां पर मैं उसे डिजाइन करता हूँ, उसे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो मेरी जो फैक्ट्री होने वाली है वो वाली, अब वो मैंने क्या किया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी खुद की तो जमीन है नहीं है, तो मैंने उसको लीज बेसिस पे ले लिया। लेट्स से कि मैंने 5 साल के लीज बेसिस पर लिया, मान लो कि 2030 तक वो लीज होने वाला है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंपनी का आईपीओ लिस्ट करवा दिया। अब आईपीओ लिस्ट करवाया, मैंने वहां पर जो भी मैंने वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू रखा। अब मेरी कंपनी वहां पर लिस्ट हो चुकी है, मुझे अच्छा खासा फंड रेज हो चुका है। अब मान लो कि 5 साल बाद वो लीज एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। लेट्स से कि मैंने ही अपनी तरफ से वहां पर उस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करवाया, सामने वाले बंदे को दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कंपनी खत्म हो जाए और इसकी जगह पर मैं नई कंपनी ओपन करूं, और उस कंपनी को आने वाले 5 साल बाद फिर से नया एसएमई आईपीओ ले आऊं और फिर से अच्छा खासा फंड रेज करूं। समझ रहे हो आप मेरे पॉइंट को? एक ही कंपनी को हम बार बार वहां पर लिस्ट करवा रहे हैं, और ऐसा ही हमें मोस्टली एसएमई कंपनीज में देखने को मिल जाता है। एक बार कंपनी लिस्ट करवा दी, चलो
3-4 साल में वो कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उतनी देर में जो हमारे वो कस्टमर थे हमने उसको नई कंपनी में डाइवर्स कर दिया और वहां से फिर से हमने एक नई कंपनी खड़ी करके उसको दोबारा से स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया और फिर से फंड रेज कर लिया। और ऐसा प्रोसेस कितनी देर तक चल सकता है? जी हाँ। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, हम वापिस से पॉइंट पे आते हैं। अब 2030 के बाद क्या हुआ कि वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाली जमीन नहीं रही, मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खत्म हो गई, वहां से मेरी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है। अब मैं वहां पर नए प्रोडक्ट नहीं बना सकता हूँ, नए प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तो मेरी कंपनी में दिक्कत आएगी, कंपनी में दिक्कत आएगी तो कंपनी खत्म, कंपनी खत्म तो इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म। लेकिन सबसे गंदी गेम जहां पर क्या खेली गई है, ये पॉइंट था मेरा आप लोगों को समझाने का। अब जो ये सामने वाला बंदा था ना जिससे हमने लीज पे ली है, मोस्टली जहां पर जो ये लीज वाली गेम होती है ना वो होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। वहां पर कंपनी के प्रमोटर्स के नाम पर वो जमीन होती है और वो अपनी कंपनी को लीज पर दे देते हैं। अब उन्होंने अपनी कंपनी को लीज पर दे दी और वहां से फंड रेज कर लिया, जो मर्जी कह के कि हमें तो एक्वाजिशन वगैरह करनी है, लीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है या हमें लोन पे करना है, वट जो भी रीजन था। तो वहां पर 5 साल बाद तो ये जमीन का लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया और वहां पर जमीन वापस किसके पास चली गई? प्रमोटर्स के पास। और वहां पर उन्होंने दोबारा से लीज एग्रीमेंट नहीं किया और फिर से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद, काम खत्म और इन्वेस्टर का पैसा खत्म। तो ये हमारे पास काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि किस तरीके से एसएमई आईपीओ में गड़बड़ घोटाला होता है। तो उसी गड़बड़ घोटाले को डिस्कस हमने करने की कोशिश करी है कुछ पॉइंट्स में। आई नो कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट अब बात करते हैं पॉइंट की कि अब हम क्या करें। आपका कमेंट था कि अब हम इसमें क्या करें। हम जनरली बात करते हैं कि जब भी कोई एसएमई कंपनी होती है तो हमारा पर वहां पर स्ट्रिक्ट लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि जैसी वो आईपीओ ऊपर हो रहा है मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है। हर किसी की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। आप हमेशा सही नहीं होंगे, मैं हमेशा सही नहीं होऊंगा, कोई भी हमेशा सही नहीं होएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमेशा सही रहता है तो मतलब कि वो तो भगवान होने वाला है। तो वहां पर मुझे लिस्टिंग मिलता है नहीं मिलता है, मैं वहां पर वेट नहीं करता हूँ, मैं इमीडिएट बेसिस पर निकल जाता हूँ। मैं अपनी एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ। तनवर ई मोटर्स का आईपीओ आया था एसएम में, मैंने पर्सनली उसे अप्लाई किया था। वहां पर ऑलमोस्ट 10% के प्रॉफिट पर वो आईपीओ लिस्ट हुआ। पर्सनली मैं वहां पर एग्जिट नहीं कर पाया था, मेरे पास 2 लोट थे क्योंकि मुझे भी प्री ऑर्डर का उस टाइम पे आइडिया नहीं था, कभी ट्राई भी नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने कभी प्री ऑर्डर लगाया नहीं था। तो जैसे ही वहां पर आईपीओ खुलता इमीडिएट लोअर सर्किट लग जाता है। अब जैसे उसमें लोअर सर्किट लगा, मेरा वहां पर एग्जिट नहीं होएगा। अब मैं एग्जिट कैसे करूं? अब तो मुझे वेट करना पड़ेगा। और उसका लोअर सर्किट लगते लगते जब वो सर्किट खुला तो मुझे अच्छा खासा वहां पर लॉस हो रहा था, लेकिन वहां पर एकदम से अपर सर्किट लगा और मैं वहां पर एग्जिट कर गया। आई नो कि मैंने लॉस बुक किया, ऑलमोस्ट 5000 के करीब का लॉस बुक किया था, मुझे ज्यादा 2 लोट अलॉट हुआ था और दोनों में लॉस बुक किया है। बट अगर आप आज के टाइम पर उसका प्राइस चेक करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऊपर नहीं जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, क्या जाएगा नहीं जाएगा किसी को भी नहीं मालूम, जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। बट आज के टाइम पर भी और भी ज्यादा अगर मैं ना निकलता तो मैं और भी गंदे लॉस में उसमें होने वाला था। सबसे बड़ी बात, अगर मैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता हूँ तो आने वाले टाइम में अगर यही फ्रॉड हो जाए कंपनीज में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी में होता है बट मोस्टली कंपनीज में हमें देखने को मिल जाता है, तो मेरा वहां पर पूरा का पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं वहां पर ऐसे एसएमई आईपीओ में रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी एसएमई कंपनी रियलिटी में सही होने वाली है, या किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सी एसएमई कंपनी हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगी या कौन सी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई डिसीजन बनाना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं, लेट्स से कि आपकी एग्जांपल लेके चलते हैं, इस आईपीओ में हम क्या करें। करने को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आज के टाइम पर जब तक ये आईपीओ का सर्किट नहीं खुलता है। जिस दिन ये सर्किट खुलेगा उस दिन ही हमें वहां पर एग्जिट का मौका मिलेगा। अब ये सर्किट कब खुलेगा वो भाई साहब मार्केट को मालूम है, उसका कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सर्किट खुलता है तो हमें वहां पर क्या लॉस बुक करने की कैपेबिलिटी है, वो आपको अपने कोडिंग देखना पड़ेगा। लेट्स से कि सर्किट खुला, अब हमने यहाँ पर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग मुझे बोलोगे। मान लो कि आज के टाइम पर 52 पे चल रहा है, कल के दिन ये 50 पर ओपन होता है और वहां पर सर्किट खुल जाता है और मैं वहां पर 50 पर ही निकल जाता हूँ। अब वो सर्किट खुलने के बाद अपर सर्किट लग गया और वो अपर सर्किट लगते लगते ऑलमोस्ट 60 के प्राइस पर आ गया। आप तो मुझे कहोगे सर कि आपने तो हमें निकलवा दिया, लेकिन ये तो ऊपर चला गया, 10 पॉइंट ऊपर आ गए, मेरा तो सारा लॉस कवर हो रहा था, आपकी वजह से हमारा लॉस हो गया।
तो देखो ये मुझे नहीं पता कि वहां पर अगर अपर सर्किट लगता है तो कहाँ तक लगेगा। वहां पर मैं या कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। वो प्योरली और प्योरली आपका खुद का डिसीजन होने वाला है कि आपको किस तरीके से काम करना है। हो सकता है कल को ये प्राइस 60 की जगह 100 पर भी चला जाए, 200 पर भी चला जाए, हो सकता है। बट होने को ये भी हो सकता है कि नेगेटिव साइड की 20 पर आ जाए, 10 पर आ जाए। किस साइड जाएगा कल के टाइम पर किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वो हमें हमारा माइंडसेट, और स्पेशली मान लो कि अगर हम निकल भी गए, अगर कल को जो 60 पे आ जाता है तो हमें दिक्कत ना हो। क्या उस टाइम पे हम दुखी ना हो कि शायद हम वेट कर लेते, काश हम रुक जाते। तो ये काश वाला रीजन आपके पास दोनों सिनेरियो में रहेगा कि मान लो कि आप जहां पर ये प्राइस खुल गया सर्किट और आप जहां पर निकल गए और ये प्राइस चला गया ऊपर का, तो आप बोलोगे काश मैं ना निकलता तो मेरा अच्छा खासा लॉस रिकवर हो जाता। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लो कि यहाँ पर प्राइस आ गया, सर्किट टूटा, सर्किट खुल गया और आप नहीं निकले, और ये सर्किट खुलने के बाद फिर से सर्किट लगने शुरू हो गए और ये नीचे को आ गया, तो आप बोलोगे काश मैं वहां पर निकल जाता। तो यहाँ पर ये प्योरली और प्योरली डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि ये आईपीओ कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी किस तरीके से ग्रो करती है। अगर कंपनी ग्रो करेगी, मतलब कि कंपनी हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर रही है, तो वहां पर हमें कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट अगर कंपनी ने चाहा कि, मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक देखने को मिले हैं। एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि बाइक वोटेक, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, और एक और आईपीओ कलाना इस्पात, जहां पर हमें अच्छा खासा डिस्काउंट होते हुए देखने को मिला है। और कुछ ऐसे आईपीओ में जो खुल तो गए हैं लेकिन उसके बाद हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में काफी सारे आईपीओ भी ऐसे होने वाले हैं जहां पर हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। इसीलिए ही कोई भी अगर हम एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट अग्रेसिव का होता है। अग्रेसिव का मतलब यही होता है कि वहां पर हम लॉस लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि अगर वहां पर हमें 10-20 हजार का लॉस हो रहा है एसएमई आईपीओ में, तो क्या हम उसको ले सकते हैं। अगर हम नहीं ले सकते तो हमें एसएमई आईपीओ नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी चाहे एसएमई आईपीओ हो चाहे मेनलाइन कंपनी हो, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट होता है कि मैक्सिमम तो हम किसी भी कंडीशन में 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस कभी भी लेकर नहीं चलेंगे। बट जहां पर तो लगी लोअर सर्किट रहा है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एग्जिट का मौका भी नहीं मिल रहा है। बट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही बनता है कि आप लोग अपने रूल स्ट्रिक्ट बनाइएगा। लिस्टिंग के टाइम पर, लिस्टिंग के टाइम पर आपका स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि मैं वहां पर एग्जिट कर रहूंगा, चाहे वहां पर मुझे प्रॉफिट मिले या ना मिले, मेरा काम था लिस्टिंग लेना, ये मेरा रूल है। आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है, चलो हम तो 2-3 दिन में निकल जाएंगे। काफी लोग कहते हैं हम तो मैक्सिमम एक हफ्ता देखेंगे। अगर मान लो कि वो आईपीओ डबल ट्रिपल हो चुका है, अब तो खैर ट्रिपल होता ही नहीं है, एक बार तो डबल पे ही खुलेगा, लेकिन चलो उसके बाद भी वहां पर वो नहीं निकले और वहां पर वो ट्रिपल हो गया, चलो वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को बनाते हो, किस तरीके से आप अपने रूल्स बनाते हो। बट एसएमई आईपीओ में आप लोग अपना स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिएगा कि आपको कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी इसमें चाहिए। और किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने से पहले वो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें ऐसे सर्किट हमेशा देखने को मिलते रहेंगे, कभी लोअर सर्किट लगेंगे तो कभी अपर सर्किट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां पर ये सेगमेंट टी टू टी में खुलते हैं और लिक्विडिटी भी कम होती है। हाउ एवर आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा मददगार रही होगी। फिर भी एटलीस्ट किसी के भी कहने पर, इनफैक्ट मेरे कहने पर भी आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप मेरे अकॉर्डिंग चले जाए, किसी के भी अकॉर्डिंग चले। आप अपनी स्टडी खुद कीजिएगा। हमने यहाँ पर कंपनी को स्टडी किया है, तो वहां पर इसलिए स्टडी किया जाए ताकि आप लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन बना सके। हाउएवर मैंने पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, और हमने वहां पर डिस्कशन करी थी किस तरीके से इसमें सब्सक्रिप्शन आई है। अगर हम इसे स्टडी करना चाहते हैं तो बीइंग हाईली अग्रेसिव होकर हमें इसे स्टडी करना पड़ेगा। और जब मैं भी किसी आईपीओ को स्टडी करता हूँ मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो मेरा और मेरा सिर्फ माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का होता है। मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं वहां पर एग्जिट हो जाता हूँ। एंड काफी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करी है। कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से स्टडी किया है कि किस तरीके से एसएमई कंपनीज की वजह से काफी इन्वेस्टर्स वहां पर फंस जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डिटेल्ड में यहाँ पर काफी चीजें समझ भी आ चुकी होंगी। तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।